नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं और बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर लापता युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़का है। ग्रामीणों ने एक आरोपी की पीट कर हत्या कर दी है। 14 जनवरी से सोनू लापता था और उसका शव आज सुबह मिला था। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे शव मिला था और शव के मिलने के बाद से लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस भी वहां काफी देर से पहुंची, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क पड़ा और फिर लोगों ने कानून को अपने हाथों में लेते हुए जिन लोगों पर हत्या और अपहरण का आरोप लगा था उनको अपने कब्जे में ले लिया, उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक आरोपी की मौत हो गई जबकि दूसरा आरोपी गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोगों के द्वारा उसके बेटे को लाश देखा गया था, उसके बाद से उनका बेटा लापता है। 15 तारीख को FIR दर्ज किया गया। उसके बाद आज सुबह में जो लापता लड़का है, जो नाबालिग है, तो उसकी लाश घर से 500 मीटर दूर पे उसकी लाश बरामद हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश था। इसको लेकर जो नामजद अभियुक्त जो बगल के ही रहने वाले हैं, उनको उसके घर पे तोड़फोड़ का आया, जिसमें नामजद अभियुक्त को काफ़ी चोट लगी। इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हुई है। प्रशासन को रोका भी गया है। उसके बाद SDPO, 2 अनुमंडल के SDPO और बाकी थाने की टीम को भेजा गया। QRT मुख्यालय से गया है और एक घायल को पुलिस की मदद से इलाज के लिए भेजा गया है और एक की मृत्यु हो गई है। तो पहले अपहरण और उसके बाद हत्या और फिर लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर आरोपी की पीट कर हत्या कर दी जाती है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि 14 जनवरी से लापता सोनू की पुलिस क्यों नहीं तलाश कर पाई, जब लगातार लोग ये बात कह रहे थे और किसी पर आरोपी होने का शक था, तो फिर पुलिस ने वहां पर क्यों नहीं एक्शन लिया। 15 जनवरी के बाद भी FIR दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर भीड़ को अपने हाथ में कानून लेने का किसने हक दिया है। ये तमाम सवाल हैं जो न्यूज 18 उठा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। जमशेदपुर से अगली खबर है, जहां पर टाटा स्टील कंपनी परिसर में आज अचानक धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास का इलाका धमाके से गूंज उठा। उसके बाद झाड़ियों में भी आग लग गई। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस घटना के बाद लोगों में खौफ है। दोपहर तकरीबन 1 बज रहे थे जब टाटा स्टील कंपनी परिसर में जोरदार धमाका। धुएं का यह गुब्बार देखकर धमाके का अंदाजा लगा सकते हैं। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास का इलाका हिल गया। धमाके के बाद आसपास की झाड़ियों में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों की माने तो ऐसे धमाकों का होना यहां आम बात है, लेकिन इस बार का धमाका पिछले कई धमाकों से अलग था। लोगों को ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया। इतना जब ब्लास्ट हुआ, पूरा धुआं उठा, इतना जब ब्लास्ट हुआ कि हम लोग बच्चों को लेकर भागने भी नहीं सके घर के अंदर। और जब भागते भागते देख रहे कि हवा तो उधर का था, पूरा चिंगारी, पूरा उधर आग, देखिए ऊपर देखिए पूरा आग लग गया। इधर पूरा हम लोग को पूरा धरती कपने लगी। हम लोग दीवार वाल गिर गया क्या बोल के। ऊपर जो ब्लास्टिंग किया तो पानी में पड़ा तो मेटल वगैरह जैसा ब्लास्ट किया। अनार की तरफ पूरी चिंगारियां निकली बस्ती में। कईयों के घरों में क्षति आई है, किसी का क्रैक हो गया, किसी की एल्वेस्टर टूट गई है। धमाके के बाद आसपास के इलाकों में बड़े बड़े पत्थर भी गिरे। महिला के हाथ का ये पत्थर धमाके के बाद यहाँ आकर गिरा। शुक्र है कि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन लोग बताते हैं कि पत्थरों की शक्ल में लावा अक्सर बस्तियों में आकर गिरता है। एनी टाइम यहाँ कंपनी के अंदर ब्लास्ट होते रहता है। एनी टाइम बड़ा बड़ा पत्थर सब पूरा लावा समेत पूरा गिरता है इस तरफ यहाँ पर आके हमेशा। टाटा स्टील का जमशेदपुर प्लांट आबादी से पूरी तरह से घिरा हुआ है। इस तरह की घटना से स्थानीय निवासी डरे हुए हैं। आशीष तिवारी, न्यूज 18 जमशेदपुर।
अगली खबर का रुख करते हैं। पटना के हाई प्रोफाइल रुपेश हत्याकांड में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक की जांच में पुलिस को कोई भी बड़ी कामयाबी नहीं मिली है, जिसको लेकर पटना पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 12 जनवरी दिन मंगलवार शाम के करीब 7:15 बजे पटना का पुनाई चक इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश कुमार सिंह की हत्या उनके अपार्टमेंट के गेट पर ही कर दी गई। अपराधियों ने रुपेश सिंह को 6 गोलियां मारी जब वो एयरपोर्ट से अपनी गाड़ी में लौट रहे थे। मामला हाई प्रोफाइल निकला और पूरा पुलिस महकमा छानबीन में जुट गया। एसआईटी से लेकर एसटीएफ तक, सीआईडी से लेकर पुलिस के तेज तरार अफसरान तक जांच में लग गए। सीसीटीवी से लेकर तमाम सबूतों को खंगाला जाने लगा। सूत्र बताते हैं कि बेऊर जेल में बंद 1 दर्जन अपराधियों के साथ साथ करीब 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। फिर भी पुलिस के हाथ खाली हैं। खबर है कि एसआईटी ने बेऊर जेल में बंद अपराधियों को संदिग्ध शूटरों की तस्वीर दिखाई, जिसके बाद कुछ सुराग भी मिले हैं, लेकिन पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। साथ में सियासत भी तेज हो चुकी है। छपरा में रुपेश के परिजनों से मुलाकात के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि रुपेश के परिवार को बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है, मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने तेजस्वी यादव को ऐसे संवेदनशील मामले में राजनीति न करने की नसीहत दी है। तेजस्वी जी पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और इसे पॉलिटिक्स से ना जोड़े तो अच्छा होगा, क्योंकि घटना बहुत ही हृदय विदारक है। अगर वो उनके परिवार के प्रति चिंता जताते या तो बेहतर होता। और हम सब चिंतित हैं और हम चाहेंगे कि सरकार जो कदम उठा रही है उसे और गति दे करके दोषियों को। रुपेश कुमार सिंह की हत्या पर हो रही राजनीति को छोड़ भी दे तो भी सवाल है कि हत्या के 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों? हत्यारों को अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस? क्या पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और आइए अब जानते हैं कि रुपेश हत्याकांड में अब तक क्या कुछ हुआ है। तो आपको बता दें कि 12 जनवरी को रुपेश सिंह की हत्या हुई थी और उसके बाद राजधानी पटना में रुपेश को गोली मारी गई थी। 12 जनवरी की यह घटना है। एसआईटी समेत जांच में कई टीमें लगी हुई हैं। नीतीश कुमार खुद इस बात को लेकर निर्देश दे चुके हैं और डीजीपी को कई तरह के निर्देश दिए गए। पुलिस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला बता रही है, हालांकि कई और एंगल से भी जांच की जा रही है। बेऊर जेल में भी पुलिस तहकीकात कर चुकी है। कुछ अधिकारियों के नाम भी उछाले जा रहे हैं। आज कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। विधान परिषद की 2 सीटों पर एनडीए के 2 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने नामांकन किया है। इस दौरान से नीतीश कुमार सहित एनडीए के तमाम नेता भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने नामांकन कर दिया। दोनों ने नामांकन के बाद मुख्यमंत्री समेत सभी बड़े एनडीए नेताओं का आभार जताया। अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का और यहाँ बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, अपने माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी का, तारकिशोर जी का, अपने जायसवाल जी का, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और एनडीए के तमाम हमारे नेतागण, जीतन राम मांझी जी, सबके सहयोग से मैं विधान पार्षद के लिए मैं चुना गया हूँ और इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दोनों की जीत का भरोसा जताया और कहा कि इससे एनडीए और ज्यादा मजबूत होगा। दोनों लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनाया गया, निर्वाचित होंगे और इन लोगों को मुझे पूरी बधाई है और सब मिलकर के काम करते हैं। मुझे खुशी है कि एनडीए ने श्री मुकेश सहनी और श्री शाहनवाज हुसैन जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों की जीत सुनिश्चित है। शाहनवाज जी के विधान परिषद में आने से
एनडीए को काफी लाभ मिलेगा। मुकेश सहनी को उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे वजह है कि वो एनडीए के प्रमुख घटक दल वीआईपी के अध्यक्ष हैं। वैसे उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन शाहनवाज हुसैन की गिनती बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं में होती है। शाहनवाज हुसैन पहली बार 1999 में किशनगंज से सांसद बने और पहली ही बार में वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री बन गए, जिन्हें देश का सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने का तमगा भी मिला। हालांकि शाहनवाज हुसैन को 2004 लोकसभा चुनाव में हार मिली, लेकिन 2006 में भागलपुर से उपचुनाव जीते और फिर 2009 में भागलपुर से ही दोबारा लोकसभा का चुनाव जीते। लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव में उन्हें फिर हार का सामना करना पड़ा। तब से लेकर अब तक वो संसदीय राजनीति में हाशिए पर थे। अब जबकि बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया है, तो ये माना जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और शाहनवाज के जरिए ही बीजेपी आरजेडी के एमवाई समीकरण पर बड़ा चोट करेगी। बीजेपी ने पहले ही यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना दिया है और अब शाहनवाज हुसैन को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी देकर बीजेपी सीमांचल के इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने की जुगत में है। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त नीतीश कुमार जेडीयू ऑफिस में बैठक कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटे से यह बैठक चल रही है। संभावना यह जताई जा रही है कि कल कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच जेडीयू की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच में नीतीश कुमार अचानक से जेडीयू दफ्तर पहुंच गए। शाम 5 बजे नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे और कर्पूरी सभागार में पार्टी के चुनिंदा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आज सुबह में ही नीतीश कुमार ने संकेत दिया था कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद सियासी बाजार बेहद गर्म है और तमाम नजरें इस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे। कल देर शाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी पहुंचे थे और 1 घंटे वहां एक अन्य मार्ग में भी बैठक हुई थी और संजय जायसवाल ने भी इशारा किया था कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। और ठीक 1 दिन के बाद नीतीश कुमार अचानक से दफ्तर पहुंचते हैं और उसके पहले शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी के नामांकन के दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच में अचानक से जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार के पहुंचना कई तरह के संकेत देता है। तो नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कब करते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और न्यूज 18 स्पेशल में खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं। Channels 15। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में बहाली की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। गर्दनीबाग में शिक्षकों ने धरना शुरू किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 साल से 94,000 शिक्षकों की बहाली रुकी हुई है, लेकिन सरकार टाल मटोल का रवैया अपना रही है। बार बार नियोजन प्रक्रिया शुरू करने के दावे के बावजूद नियोजन नहीं किया गया है। मजबूरन उन्हें अनिश्चितकालीन धरना शुरू करना पड़ा। हम लोगों की मुख्य मांग ये है सर कि ये वर्तमान में जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया चल रही है, उसमें 90% जो मेगा सूची, अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन हो चुका है। हम लोग काउंसलिंग का डेट जारी करवाना चाह रहे हैं कि जारी करें और हम लोग को नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द वितरण किया जाए। यही हमारा मुख्य मांग है। ये आंदोलन अनिश्चित काल के लिए है, जब तक कि हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है, क्योंकि हम अभ्यर्थी 4 साल से लगातार मेंटली परेशानी झेल रहे हैं और सरकार और विभाग मिलकर के अपना हाथ खड़ा कर दिया बहाली करने से। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर भारत का आह्वान बेहद ही महत्वपूर्ण इस समय पर किया गया है। यह आह्वान भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखा रहा है जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नवाचार और उपलब्धियों और की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं
एक ऐसी ही कहानी है इस स्टार्टअप की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग करके कृषि को तकनीकी समाधान देकर कर रहे हैं। यह कहानी है क्रॉप इन की। भारत एक कृषि तकनीक क्रांति के शिखर पर है और इस क्रांति में सहयोग देने वाले संगठनों में से एक है क्रॉप इन। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग करके कृषि को तकनीकी समाधान देते हैं। यह डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करने में मदद करते हैं और खेतों में खड़ी फसलों पर काम करने के लायक सहायता देते हैं। अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर बहुत सारी समस्याओं से जूझता है, या तो वो क्लाइमेट चेंज हो या फिर क्रॉप लॉस हो या उनको लोन नहीं मिलता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस है। और ये इसलिए है क्योंकि हम ये कनेक्टेड नहीं है, डिजिटली कनेक्टेड नहीं है। दैट्स व्हाई द जेनेसिस ऑफ क्रॉप इन हुआ। अब तक क्रॉप इन ने 6 मिलियन 60 लाख एकड़ से अधिक खेतों को डिजिटल रूप दिया है और 20 लाख से अधिक किसानों के जीवन को समृद्ध किया है। ये 50 से अधिक देशों में लगभग 10,000 किस्मों की फसल का प्रबंधन भी कर रहे हैं। क्रॉप इन का विजन है कि वो सारे फार्म को ट्रेसेबल, प्रेडिक्टेबल और सस्टेनेबल करना चाहता है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़े और इनकी पर एकड़ वैल्यू को इंक्रीज करे। स्वाभिमान का रास्ता अपनाते हुए स्थानीय से वैश्विक होने के सफर में क्रॉप इन एक बेहतरीन उदाहरण साबित हुआ है। और भारत से ऐसी ही सफलता और कई कहानियां देखने को मिलेंगी। आपको इसके लिए बने रहना पड़ेगा नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। फिलहाल के लिए न्यूज़ 18 स्पेशल में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।